सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं हूं शशांक और आप सभी का स्वागत है भूमि आईपीएम में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मक्के की खेती की संपूर्ण जानकारी के संबंध में, जिसमें बिंदु रहेंगे मक्के की उन्नत किस्में क्या है जिससे अधिक पैदावार मिल सके, खेत की तैयारी किस प्रकार की जाए, बीज उपचार, जैव कल्चर का उपयोग, बोने का समय एवं विधि, बीज की मात्रा, खाद की मात्रा एवं देने का उचित समय, सिंचाई का जो सही समय होता है वो क्या है, कुछ समस्याएं जैसे पौधों का बैंगनी होना आदि, रोग कीट एवं उनका नियंत्रण आदि विषयों पर हम आज बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। किसान भाइयों, आपके इन लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें एक हौसला मिलता है वीडियो बनाने का। तो देर ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले बात करते हैं उन्नत किस्मों की, तो वो हैं DKC 7074, 9108, BNR का 4343, पायोनियर का 3401, 3378, 3501, 3302, 3396, टाटा DMH का 8255, सिजेंटा NK 30+। तो ये सभी अच्छी किस्में हैं और आप स्थानीय स्थिति या आपके पुराने अनुभव के अनुसार भी बीज का चयन कर सकते हैं। दूसरी बात आती है मिट्टी की, तो बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी समझी जाती है, पर आप सभी प्रकार की भूमि में इसकी खेती कर सकते हैं। बस ड्रेनेज या जल निकास की सुविधा अच्छी होनी चाहिए। मिट्टी का pH मान जो है 5.5 से 7 के बीच होना सबसे बेहतर माना जाता है। अब बात कर लेते हैं खेती तैयारी की, तो इसके लिए गहरी जुताई जरूर करें। गहरी जुताई के बाद कल्टीवेटर चला के रोटावेटर की सहायता से मिट्टी को भुरभुरी और समतल बना लें। बात करें बुआई के समय की, तो अगर आप खरीफ में बोनी कर रहे हैं तो समय है जून से जुलाई, रबी में अक्टूबर से नवंबर और ग्रीष्मकालीन मक्के की बोनी फरवरी से मार्च में आप कर सकते हैं। बीज मात्रा, तो अगर आप अनाज क्रॉप या भुट्टे के लिए मक्के की खेती कर रहे हैं तो आपको 8 किलो बीज प्रति एकड़ करीब करीब लगेगा, इतना पर्याप्त है। लेकिन अगर आप हरे चारे के लिए खेती कर रहे हैं तो आपको 15 से 18 किलो बीज की आवश्यकता स्पेसिंग के अनुसार लग सकती है। अगर आप कतार से कतार 40 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 25 सेंटीमीटर की दूरी रख रहे हैं तो इसके अलावा जो दाने की का साइज़ है उसके अनुसार भी बीज की मात्रा थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है। बीजोपचार, बीज को बोने के पूर्व किसी भी फफूंदनाशक दवा जैसे कार्बेंडाजिम है, मेन्कोजेब है, ग्रोसांजियन है, कैप्टान है, थायराम है, कोई भी फफूंदनाशक जो दवा है उससे आप बीजोपचार जरूर करें, आगे बीज जनित रोगों से होने वाली समस्याओं से बचने के लिए। तो इसके लिए आपको इनमें से किसी भी फफूंदनाशक दवा की 2 से 3 ग्राम मात्रा लेनी है प्रति किलोग्राम बीज दर के अनुसार। इसके अलावा आप एजेटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम या PSB कल्चर से भी बीज का शोधन करें। इसके लिए आप 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीजोपचार जरूर करें, इससे आपको बिल्कुल लाभ देखने को मिलेगा। बुआई का तरीका, तो जैसा कि मैं सभी वीडियो में बोलता हूं कि बोनी हमेशा कतार में ही करें, चाहे कोई भी फसल हो, तो ये इसमें भी लागू है। कतार में बोनी करें। जो किसान भाई कतार में बोनी करते हैं वो आपको बेहतर समझा पाएंगे, तो एक बार आपस में चर्चा जरूर करें। इसमें स्पेसिंग या अंतराल इस प्रकार रखें, कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधों से पौधों की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर। अगर फसल हरे चारे के लिए ले रहे हैं तो कतार से कतार की दूरी 40 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 25 सेंटीमीटर रखें। बीज की गहराई 3 से 4 सेंटीमीटर रखें और बुआई के 1 माह पश्चात मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें जब पौधे की साइज घुटने तक हो जाए। बुआई किसी भी विधि से की जाए, परंतु खेत में पौधों की संख्या 25-30 हजार प्रति एकड़ रखें, इससे अधिक ना करें। इसके अलावा आजकल किसान भाइयों जीरो टिलेज सीडड्रिल के द्वारा भी हम बोनी कर सकते हैं। प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन करने का बहुत अलग अपना फ़ायदा है। इसमें आपका जो पौधे का विकास है वो अच्छा होगा, पौधों की बढ़वार अच्छी होगी, इसमें कीट रोग आदि की समस्या कम हो जाएगी। इसके अलावा दानों का भराव भी बहुत अच्छा होगा। तो इस प्रकार से स्पेसिंग प्रॉपर मेंटेन करने के हमेशा फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। बात करें खरपतवार और उनके नियंत्रण की, तो इसके प्रमुख जो मुख्य खरपतवार हैं तो इसमें है सावा, गूज घास, कोदो, वाइपर घास, मकरा, चिरचिटा, वन पचरी, बंदरा, दूब घास, नरकुल, कुंदरा घास, चौलाई। तो इस प्रकार से ये इसके प्रमुख खरपतवार हैं जो खरीफ रबी दोनों ही समय में पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। और खरपतवार नियंत्रण किसान भाइयों बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो भी आप पोषक तत्व दे रहे हैं वो पहले यही ग्रहण कर लेते हैं। तो इनके नियंत्रण के लिए एट्राजिन 50% WP, इसकी 500 ग्राम मात्रा आपको लेनी है
और इसे 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर बुआई के तुरंत बाद खरपतवार निकलने से पहले छिड़काव करना है। ध्यान रहे छिड़काव करते समय आपके खेत में नमी होनी चाहिए और आपको आगे से पीछे की तरफ छिड़काव करते हुए बढ़ना है। मतलब जहाँ पर आपने छिड़काव किया वहाँ पर आपका पैर नहीं पड़ना चाहिए, ताकि इसकी जो परत है खरपतवारनाशी की वो ना ब्रेक हो। कई बार ऐसा देखने को आता है कि जो लेयर है वो ही टूट जाती है और हमारे खरपतवारनाशी काम नहीं कर पाते। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे। और किसी कारणवश अगर आपने इस खरपतवारनाशी एट्राजिन का उपयोग नहीं किया है या उपयोग के बाद भी आपको खरपतवार दिखाई दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं दिख रहा है, उस कंडीशन में आप लॉडेज इसकी 115 ml मात्रा आपको लेनी है और इसे 100 लीटर मतलब जल्दी इनका बहाव नहीं होता, तो जड़ को ही इनके पास पहुंचना होता है। तो कोशिश करें कि इसे ऐसे स्थान पे दे जहां पर जब जड़ की वृद्धि हो तो ये आसानी से जड़ के पास उपलब्ध हो जाए। अब बात करें यूरिया की, तो इसे 3 भागों में बांट के हमें देना है। पहली जो मात्रा है 20 से 25 किलोग्राम हमें बोनी के समय आधार खाद के रूप में देना है। सेकेंड डोज हमें देना है जब पौधे 1 माह के या घुटनों के साइज के हो जाएं, तब हमें देना है। ये मात्रा करीब 30 से 40 किलोग्राम की होगी और बची हुई 30 से 40 किलोग्राम मात्रा आपको नर पुष्प या मंजरी आने के पहले देना है। यूरिया या नाइट्रोजन देने की एक और विधि हो सकती है। इसमें हमें नाइट्रोजन या यूरिया को 3 की जगह 5 भागों में बांटना है और इसमें 10% मात्रा हमें सोइंग के समय देना है, 20% मात्रा हमें फसल में 4 पत्ती आने वाली अवस्था में देना है, 30% मात्रा फसल में 8 पत्ती आने के समय देना है, 30% मात्रा फसल में फ्लावरिंग स्टेज या फूल आने के समय देना है और बची हुई 10% मात्रा हमें दानों में भराव के समय देना है। दोनों विधि में जो भी आपको ठीक लगे उस पे आप जा सकते हैं। किसान भाइयों, मक्के के पौधे में पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा बहुत ही जरूरी है। जैसे कि फील्ड में कभी कभी किसान भाई पूछते हैं मुझे कि कुछ जगह देखने को मिलता है पौधे बैगनी कलर के हो गए हैं। तो अगर आपको भी ऐसा देखने को मिलता है तो मैं बता दूं, ये फास्फोरस की कमी के कारण होता है। तो पौधों में खाद की संतुलित मात्रा का उपयोग जरूर करें। बात करें जल प्रबंधन की, तो मक्का एक ऐसी फसल है जो ना सूखा सहन कर सकती है और ना अधिक पानी। तो खेत में जल निकासी के लिए नालियाँ बुआई के समय ही तैयार कर लें। सिंचाई की दृष्टि से वो समय जिसमें हमें सिंचाई की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है वो ये है, पहला बोनी के समय या नई पौध के समय। पौधे जब घुटने तक की ऊंचाई के हो जाएं तब। नेक्स्ट है फ्लावरिंग स्टेज या जब पौधों में फूल बन रहे हों तब। और सबसे महत्वपूर्ण दाने भराव के समय हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। बात करें मक्का में लगने वाले प्रमुख रोग की, तो उसमें है डाउनी मिल्ड्यू। ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे क्रेजी टॉप, सोरगम, ब्राउन स्ट्रिप, शुगर केन। तो इन सब के फोटो आप देख सकते हैं, फोटो में आपको और क्लियर समझ आएगा।
तो ऐसे सिम्टम आपको दिखने पर मेटालेक्सी 400 ग्राम प्रति एकड़ या मेनकोजेब या रेडोमिल इसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिला के हमको स्प्रे करना है। ये स्प्रे करीब आप बोनी के 20 दिन बाद आप करें। इसके बाद है लीफ ब्लाइट, इसके भी आप ये सिम्टम आप फोटो में और बेहतर देख सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको मेटालेक्सी 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना है, या मेनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के 10 दिन के अंतराल में, जब आपको ये सिम्टम दिखे उसके 10 दिन के अंतराल में इंटरवल में आपको स्प्रे करते रहना है। इसके बाद है कॉर्न रस्ट या कॉमन रस्ट, इसके भी सिम्टम आप ये फोटो में क्लियर देख सकते हैं। अगर ये आपको दिखाई दे रहा है तो आपको मेनकोजेब 1.25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करना है। अब बात कर लेते हैं प्रमुख कीट और उनके नियंत्रण की। तो इसमें है स्टेम बोरर, इसके सिम्टम तो आप सभी पहचान रहे हैं, बाकी आप फोटो में और क्लियर देख सकते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए क्लोरेंथ्रानिप्रोल 18.5% SC, ये आपको मार्केट में कोराजन, कवर आदि नाम से मिल जाएगा। ये 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उपयोग करना है। उसके बाद है डाइमिथोएट 30% EC, ये आपको बाज़ार में रोगर, नूगोर, टफगोर आदि नाम से मिल जाएगा। 150 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका डोज आपको उपयोग करना है। उसके बाद है थाइमेक्सोन 12.6% प्लस लेमडासाइलोथ्रिन 9.5% जेडसी, ये आपको मार्केट में एलाइक के नाम से मिल जाएगा। 15 ml प्रति स्प्रेयर के हिसाब से आपको इसका उपयोग करना है। इसके बाद है फ्रूट फ्लाई, ये भी आप फोटो में देख रहे हैं, इसमें आपको क्लियर समझ आ जाएगा। सिम्टम अगर मैं पूरा बताऊंगा तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। इसके सिम्टम दिखने पर थाइमेथोक्साम 12.6% प्लस लेमडासाइलोथ्रिन 9.5% जेडसी 15 ml प्रति स्प्रेयर के हिसाब से इसका उपयोग करें। ये मार्केट में आपको एलाइक के नाम से मिल जाएगा। इस प्रकार ये जो कॉम्बिनेशन है थाइमेथोक्साम 12.6% और लेमडासाइलोथ्रिन 9.5% जेडसी, ये आपका स्टेम बोरर और फ्रूट फ्लाई दोनों में ही आपका काम आएगा। इसके अलावा आप ऑक्सीडेमेथॉन मिथाइल 25% EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भी इसका आप उपयोग कर सकते हैं, या मोनोक्रोटोफॉस 36% SL 650 ml प्रति हेक्टेयर या 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मार्केट में आपको ये फोस्किल या क्रोटोसेल और भी बहुत नामों से मिल जाएगा। इसके बाद है फॉल आर्मी वॉर्म, इसका भी आप फोटो में क्लियर देख सकते हैं। इसके सिम्टम दिखने पर या किट दिखने पर आपको उपयोग करना है क्लोरेंथ्रानिप्रोल 18.5% SC 200 ml प्रति हेक्टेयर का इसका डोज है। इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का इसका डोज है। क्लोरेंथ्रानिप्रोल 9.3% प्लस लेमडासाइलोथ्रिन 4.6% जेडसी 80 से 100 ml प्रति एकड़ का डोज है इसका, या 8 से 10 ml प्रति स्प्रेयर। इसका उपयोग करके आप डायमंड ब्लैक मॉथ, फॉल आर्मी वॉर्म, लीफ हॉपर, बॉल वॉर्म इन सब पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा लिंडेंट पाउडर 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप डस्टिंग करके भी फॉल आर्मी वॉर्म पे कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये थी आज की जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।